सुप्रभात। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन का रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। हिंदी साहित्य में आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। यह साहित्यिक परंपराओं के निर्माण का काल है। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में तो रचनाएं हो ही रही थी, साथ ही अपभ्रंश से धीरे धीरे मुक्त होती हुई हिंदी अपने वास्तविक स्वरूप ग्रहण कर रही थी। अपभ्रंश साहित्य की परंपरा प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में जीवित मिलती है। अनेक स्वतंत्र परंपराओं का उदय भी उन्हीं दिनों हुआ, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य आदि। आइए अब हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीयता का अभाव, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस एवं श्रृंगार रस का समावेश, प्राकृतिक चित्रण, प्रामाणिकता में संकोच, अलंकारों का प्रयोग, अनेक छंदों का प्रयोग, जनजीवन के चित्रण का अभाव। अब हम एक एक कर इन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीयता का अभाव। उस समय गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। एक राजा का अपना क्षेत्र होता था, वही उसका देश होता था। इससे अधिक की वह फिक्र नहीं करता था। उस समय की राजाओं ने अपने राज्य की सीमा को ही राष्ट्र समझ रखा था, चाहे उसकी सीमा में चाहे 100 गांव ही क्यों ना आते हों। चूंकि कवि राजाश्रय में जीवन यापन करते थे, इसलिए कवि भी अपने राजा के अलावा शेष को नीचा दिखाने के लिए काव्य में रत रहते थे, जबकि वे अपने राजा की झूठी सच्ची बातों को बढ़ा चढ़ाकर चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने में कोई संकोच महसूस नहीं करते थे। कवि जनता से अलग रहने के कारण सामंती, वैभव एवं ऐश्वर्य का वर्णन अधिक मात्रा में करते थे। राजाओं के रहन सहन के स्तर को भी बढ़ा चढ़ाकर काव्य करते थे। प्रत्येक रचना राजा के खुशामद के लिए हुआ करती थी। ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल के कवियों ने ऐतिहासिकता का ठीक से पालन नहीं किया है। अपनी राजा की प्रशंसा में वे इतनी अधिक तिथियों की गड़बड़ी कर दी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ तक कह दिया है। इस काल के कवियों ने अपने राजा को तमाम काल्पनिक शक्तियों से संबंध कर युद्ध में चक्रवर्ती सम्राट तक घोषित कर दिया, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य के राजा को हीन साबित कर दिया। युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का वर्णन इतना जीवंत है कि आंखों के सामने साक्षात युद्ध का दृश्य उपस्थित हो जाता है। रथों, घोड़ों, हाथियों का दौड़ना, तलवारों का तलवार से टकराने की स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ रही थी। जैसे पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध का वर्णन हो, परमाल रासों में अल्लाह उदल की वीरता का वर्णन हो, चाहे खुमान रासों में खुमान राज्य के पराक्रम का वर्णन आदि हो। राजाओं की वीरता के किस्से कवियों के काव्य रचना के प्रिय विषय हुआ करते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस युग में प्राय सभी कवि किसी न किसी राजा के दरबारी थे, इसलिए दरबार में अपने राजा की प्रशंसा में वे काव्य रचना करते थे। राजा की वीरता, युद्ध प्रियता, धर्म परायणता, ऐश्वर्य एवं धन बल की प्रशंसा करना इनका मुख्य कार्य था। इसके एवज में राजा इनको दरबार में मान सम्मान, धन तथा पुरस्कार देता था। तभी तो जयचंद जैसे कुल भेदी और देशद्रोही राजा की तारीफ में जयचंद प्रकाश नामक काव्य ग्रंथ तक लिखा गया। उस समय प्रत्येक रचना राजा को खुशामद करने के लिए होती थी। जनता के कष्टों से कवियों को कोई लेना देना नहीं रहता था। वीर रस एवं श्रृंगार रस का समावेश। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस के अलावा सभी रस का प्रयोग हुआ है। युद्ध का वर्णन होने से वीर रस अनायास ही समाहित हो गया है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासों में अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं, जहां वीर रस का शौर्य प्रदर्शन तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त युद्ध लड़े जाते थे। राजकुमारियों की सौंदर्य का वर्णन बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। प्राकृतिक चित्रण। आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्राकृतिक चित्रण जैसे नदियों, पर्वतों, पहाड़, पोखर, नगर आदि का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। प्रामाणिकता में संकोच। आदि काल में रचे गए अधिकांश रासो काव्य तथा कवियों की प्रामाणिकता में संदेह है। पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख रचना है, वे भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं है। इसी प्रकार खुमान रासो, परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित और परिवर्धित होते रहे हैं। अलंकारों का समावेश। आदि काल में अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया है। चारण कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का सहारा लिया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यामक, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि जैसे अलंकारों का हृदयग्राही चित्रण आदिकालीन काव्यों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। अनेक छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथ में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो पूर्ववर्ती साहित्य में मिलती है, न पूर्ववर्ती साहित्य में मिलती है। पृथ्वीराज रासों में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, तोमत, रोला, उलाला, कुंडलिया आदि। परमाल रासो, खुमान रासो तथा अन्य रचनाओं में भी छंदों का वैविध्य देखा जा सकता है। जनजीवन के चित्रण का अभाव। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के गुणगान में इतना तल्लीन रहते थे कि उन्हें जनजीवन से कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार आदिकालीन काव्य अपनी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण है। आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय भी दिखाई देता है।